आज हम लोग कक्षा सप्तम का ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय हमारी बदलती पृथ्वी को लेकर हाजिर हैं। पूर्व के पाठ में भी आपका बहुत सहयोग मिला है। उम्मीद करेंगे कि ये पाठ भी आपको काफ़ी आनंद देगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा ये जो स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसको स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ये स्थल मंडलीय प्लेट के रूप प्लेट कहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 बड़ी और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें क्या होती है? धीमे धीमे वृत्ताकार पथ पर घूमती रहती हैं। घूमने का कारण ये है कि पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे, इन प्लेटों के नीचे जो मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है, शैलों का पिघला हुआ मैग्मा, उसके ऊपर वृत्ताकार रूप में ये घूमता रहता है। और विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का, पृथ्वी के अलग अलग स्वरूपों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल लगते हैं। 2 प्रकार के बल कौन कौन से हैं? एक को देखिए, ये यहाँ पर इसको अच्छे से दिखाया गया है। 2 प्रकार के बल कौन कौन से हैं पृथ्वी पर? 2, एक तो है पृथ्वी के अंदर से लगते हैं और एक पृथ्वी के बाहर से लगते हैं। अंदर से लगने वाले जो बल है, ये भी 2 रूपों में बटा होता है। एक आकस्मिक जो अचानक रूप से होता है, और एक पटल विरूपण यानी धीरे धीरे करके जो होता है। मतलब ये कहेंगे पर्वत बनने की गति। और आकस्मिक बल भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के, इसके 3 रूप हैं: भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, लैंडस्लाइड। तो ये 3 रूप हैं। और बहिर्जनित बल में बाहर से कुछ बल लगते हैं। 2 प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी का स्वरूप बदलता है: अपर्दन और निक्षेपण। ये 2 प्रक्रियाएं हैं। और यदि कारकों की बात की जाए तो ये नदियाँ इसके मुख्य फैक्टर हैं। फिर पवन, हवाओं के चलने से पृथ्वी का स्वरूप बदलता है। समुद्री तरंगें भी पृथ्वी का स्वरूप बदलती है। और हिमनद, ये सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो पृथ्वी के स्वरूप को क्या करते हैं? बदलने का काम करते हैं। फिर इसके बाद देखिए ज्वालामुखी की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है। तो हमारी पृथ्वी के नीचे पिघला हुआ शैल है, मैग्मा है, और जिससे क्या होता है कि ये मैग्मा पृथ्वी के किसी क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है। अब पृथ्वी के जिस छिद्र से होकर के मैग्मा बाहर निकलता है, उस छिद्र को हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और ये जो इस प्रकार का आकार बनता है, उसका कारण ये है कि पृथ्वी की सतह के नीचे से बल लगता है, इसलिए वो हिस्सा ऊपर की ओर उभर जाता है पर्वत के समान। और यहाँ पर क्या होता है? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो ये आकस्मिक बल में एक और प्रमुख बल है। दूसरा प्रमुख बल है भूकंप। भूकंप क्या है? पृथ्वी की प्लेटों में गति होने के कारण कभी कभी कंपन की स्थिति होती है, और इस कंपन को ही हम लोग भूकंप के नाम से, अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो ये है जहाँ से ये वो जगह है जहाँ से क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसको उद्गम केंद्र के नाम से, ओरिजिन सेंटर के नाम से जानते हैं। और ये ठीक ये ऊपर वाला जगह, पृथ्वी की सतह के जस्ट ऊपर, इसको अधिकेंद्र या एपीसेंटर के नाम से जानते हैं। और फिर है कि यदि भूकंप आए तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। कुछ उपाय दिए गए हैं। किन उपायों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। तो इसमें कुछ उपाय हैं कि यदि घर के अंदर हैं तो रसोई के काउंटर जिस पर खाना बनता है उसके नीचे में छिपें, कोने वाली जगह पर बैठें।
सरकोने वाली जगह पर खड़े हों और वहाँ पर खतरा कम रहता है और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। खिड़की के कांच, चिमनी टूट सकने वाली चीज़ें, तस्वीरों के फ्रेम, ये सब, तो ये घबराना नहीं चाहिए। और ये इसके कुछ देर तक इसके झटके आते हैं, बाकी फिर उसके बाद ये अच्छा। इसको मापने का एक यंत्र है जिसको भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है। तो ये भूकंप मापी यंत्र है और इसको बनाने के लिए सिस्मोमीटर है और सिस्मोग्राफ भी होता है, जो क्या करता है, भूकंप आने पर वो ऑटोमेटिक उसका ग्राफ तैयार कर देता है। तो ये है। फिर इसके बाद आते हैं अब, ये तो हो गई। अच्छा, एक और भूस्खलन भी था। भूस्खलन क्या है? लैंडस्लाइड, पहाड़ के एक ऊंचे हिस्से से। अब ये देखिए लैंडस्लाइड क्या होता है या भूस्खलन क्या होता है कि पहाड़ का ये ऊंचा सा हिस्सा है और इसका क्या होता है, एक हिस्सा टूट करके क्या होता है, नीचे की ओर गिर पड़ता है। तो जिससे क्या होता है, यहाँ पर ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये सभी गिर जाते हैं, सड़कें ब्लॉक्स हो जाती है, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ये फिर पृथ्वी के बाहर से लगने वाला मुख्य रूप से जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं हैं अपरदन और निक्षेपण। अपरदन एक जगह से बह करके दूसरी जगह जाता है और निक्षेपण कहीं जा कर के जमा हो जाना। तो ये इसमें प्रमुख फैक्टरों में आता है, सबसे पहले आता है नदी। नदी भी क्या करती है, पृथ्वी के स्वरूप को बदलने का काम करती है। तो किस प्रकार से बदलती है? सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर ये जलप्रपात का निर्माण, वाटरफॉल का निर्माण होता है। ऊंचाई से ये गिरने के कारण यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। यहाँ पर यदि ये क्या होते हैं, यहाँ पर यदि हार्ड सेल हो और यहाँ पर सॉफ्ट सेल हो तो उसको वो क्या करती है, वो काटती है और इसको लेकिन वो नहीं काट पाती। तो यहाँ से सीधा जो है नीचे की ओर क्या होता है, पानी गिरता है और यहाँ पर गड्ढे का निर्माण होता है जिसको हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। कोई वाटरफॉल जानते हैं आप लोग? वेरी गुड। आपके आसपास में भी एक वाटरफॉल है, जिसे रांची का कहें तो हुंडरू जलप्रपात, और जो जलप्रपात का नाम सुना होगा, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर नदियाँ क्या होता है कि नदियाँ बहते बहते क्या होता है कि ये सांप के तरीके से लहरा करके, देखिए ये कैसे सांप के तरीके से लहरा करके क्या हो रही है, ये आ रही है ना। तो लहराते लहराते क्या होता है, ये ऊंचा सा ये इस प्रकार, ये सर चलिए, ये लहराते लहराते ही ये यहाँ देखिए इस प्रकार का ऐसे रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बड़े विसर्ग को छोड़ करके ये छोटा सा सीधा रास्ता ही क्या करती है, ये अपना लेती है। तो ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, ये बाकी बचा हुआ हिस्सा ये चाप झील के रूप में परिणत हो जाता है। और नदियाँ क्या करती है, जब आती है तो अपने आसपास वाले क्षेत्रों में क्या करती है, ये उपजाऊ मिट्टी ये क्या कहते हैं, ये फैला देती है, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद है कि नदियाँ जब समुद्र के नज़दीक में पहुँचती तो उसकी रफ्तार और ज़्यादा मंद हो जाती है और अपने अवसाद वहीं पर रह करके किनारे से होकर के निकल लेती है। इस प्रकार क्या होता है कि ये उसकी धारा कई सारे हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसको डेल्टा कहते हैं। इसके बाद है समुद्री तरंगें। समुद्री तरंगें भी पृथ्वी के स्वरूप में बदलाव का काम करती है। तो कैसे बदलाव करती है, अब ये देखिए कि समुद्र के बीच में यदि चट्टान हो, बड़ी विशालकाय यदि चट्टान हो, तो उसमें क्या करती है, लगातार इसमें ये प्रहार करती है। ये लगातार प्रहार करते रहने से क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार क्या कर रही है, प्रहार करती है। तो इससे क्या होता है कि ये इस हिस्से में ये देखिए एक गुफा का निर्माण होता है, जिसको समुद्री गुफा कहते हैं।
और लगातार प्रहार करते रहने से फिर क्या होता है कि आर पार, इसके आर पार एक प्राकृतिक गेट का निर्माण हो जाता है। ये दिखाई पड़ रहा है, ये प्राकृतिक मेहराब है, इसको तटीय मेहराब कहते हैं। फिर लगातार और प्रहार करते रहने से क्या होता है, ये हिस्सा भी क्या होता है, ये हिस्सा भी कट जाता है और ये इस हिस्सा के ये इस प्रकार का ऐसा हिस्सा रह जाता है जिसको स्टेक कहते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद वो भी हिस्सा खत्म हो जाता है, एक छोटा सा हिस्सा जो है ऊपरी हिस्सा ये रह जाता है जिसको समुद्री भृगु कहते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद ये भी हिस्सा खत्म हो जाता है और किनारे पर रेत ही रेत वो क्या करती, किनारे पर जमा कर देती है, जिसको हम लोग समुद्री पुलिन कहते हैं। तो ये हो गया। फिर इसके बाद है कि हिमनद। अब कहेंगे हिमनद क्या है, तो नदियों में जनरली क्या बहते हैं, नदियों में बहता है पानी, लेकिन इस हिमनद या ग्लेशियर में क्या बहता है, इसमें बर्फ़ बहता है ना। बर्फ़ की नदी को क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो ये जब जाती है तो ये भी कुछ स्वरूप, ये इसका बदलाव ये करती है, पृथ्वी के स्वरूप में लगातार बदलाव करती है। नदियाँ जो है भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है, ये भी आकार की घाटी है ना। नदियाँ निचले वाले बीच वाले हिस्से में क्या करती है, अपर्दन करती है। लेकिन ये हिमनद ये यू आकार के इसका क्या करते हैं, शेप का निर्माण करते हैं। मतलब हर तरफ इक्वल जो है क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। तो ये जो है ये हिमनद का निर्माण है। इसके अलावा ये लटकती घाटी का भी निर्माण करते हैं। तो ये सब अच्छा, हाँ, इसमें जो पाए जाने वाले कंकड़ होते हैं ये बहुत ही एकदम ये होते हैं, मतलब गोलाकार एकदम होते हैं, गोलाकार। और ये लगेगा कि कहीं कहीं पर कुछ जो धर्मात्मा जैसे लोग होते हैं तो वो इन पत्थरों से पूजा भी करते हैं, कुछ शालिग्राम के रूप में, कुछ अलग अलग नामों से उसकी पूजा भी करते हैं। तो ये हिमनद का भी जो है काफ़ी सारा ये है, काफ़ी स्वरूप, पृथ्वी के स्वरूप में बदलाव का काम करती है। फिर इसके बाद आते हैं हवाएं। पवन यानी तेज हवाएं भी क्या करती है, रेगिस्तान में स्पेशली, रेगिस्तान के भी क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव का काम करती है। तो क्या क्या बदलाव होता है, एक आप देखेंगे कि ये छत्रक शिला इसमें दिया नहीं हुआ है, तो ये छत्रक शिला का निर्माण करता है। तो छत्रक शिला का हमने यहाँ पर इसे ये फोटो भी दे रखा है। ये देखिए, ये इस प्रकार का ऐसा, तो ये ऐसा निर्माण कैसे होता है, जब ऊपरी हिस्से में क्या होती है, कठोर सेल होती है और निचले हिस्से में यदि थोड़ी मुलायम सेल होती है, तो हवाएं क्या करती है, इस हिस्से पर जो है ज़्यादा ये क्या कहते हैं, तेज हवाएं चलती है। और तो यहाँ वाले हिस्से का जो है ज़्यादा कटाव होता है और इस प्रकार की आकृति बनती है, जिसको हम लोग छत्रक शिला या छाते के आकार का ये इसका निर्माण होता है, छतरी के आकार का, जिसको हम लोग छत्रक शिला कहते हैं। फिर यहीं पर देखिए क्या कहते हैं, लोइस का भी निर्माण करती है। कैसे बनता है, जब क्या करती है, समुद्र ये क्या कहते हैं, रेगिस्तान में ही जब तेज हवाएं चलती है तो एक जगह से रेत उठा करके दूसरे हिस्से पर ले जा करके जमा कर देता है। तो विभिन्न प्रकार की आकृति का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये था, ये कुछ ऐसे कारक थे जो पृथ्वी के स्वरूप को क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, हमने बाकायदा इसके लिए ये भी इंडिकेट भी किया हुआ है कि कहाँ पर कौन से आंसर दिए हुए हैं। अब प्लेटें क्यों घूमती है, अब निश्चित रूप पर कर सकते हैं। क्या होता है, प्लेटें घूमती है, हमारे स्थल मंडल अन्य प्लेटों से मिलकर के बनाए, ठीक है। इन प्लेटों के बीच ये नीचे मैग्मा होता है, जिस पर ये प्लेटें क्या करती है, गोलाकार घूमती रहती है।
अब बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या है? बहिर्जनित वह बल जो पृथ्वी के बाहर से लगता है। जैसे ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं प्रक्रिया, जैसे ये हो गया कि नदियां हैं, है ना, नदियां भी बदलाव, नदियां, फिर और भी क्या कहते हैं, हिमनद है, और फिर क्या है, समुद्री लहरें भी बदलाव का काम करती है। फिर उसके बाद अलावा पवन भी है। तो ये सब बहिर्जनित बल है। अंतर्जनित बल वह बल जो पृथ्वी के अंदर से लगता है। ऐसे बलों में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, तो ये सब है। अपर्दन क्या है? ये रेत का या चट्टानों के जो टूटने से होता है, चट्टान जो टूटते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह बह करके चले जाते हैं, जिसे अपर्दन कहते हैं। बाढ़कृत मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है, उपजाऊ मिट्टी का बिछा देती है, तो जिससे बाढ़कृत मैदान बनते हैं, ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। बालू टिब्बा क्या है? बालू टिब्बा भी हम लोगों ने पढ़ा। देखिए बालू टिब्बा क्या है, जब हवा चलती है तो क्या होता है, पवन एक जगह से रेत उठा करके दूसरी जगह ले जा करके, बहाव जब रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी सी पहाड़ी बनाती है, जिसको बालू का टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन कैसे बनता है? हमने देखा समुद्री गुफा बनता है, फिर ये तटीय मेहराब बनता है, फिर उसके बाद स्टेक की आकृति बनती है, और बाद में स्टेक भी जो है टूट जाता है, तो समुद्री भृगु, और समुद्री भृगु भी एक समय में वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये समुद्री लहरें किनारे पर अवसाद ले जाकर जमा कर देती है, जिसे समुद्री पुलिन बनता है। चाप झील वही है, ये नदियाँ विसर्प में चलती है, और फिर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, नदियाँ अपने घुमावदार मोड़ को छोड़कर सीधे रास्ते को अपना लेती है, जिससे जो बचा हुआ है वो चाप झील का क्या होता है, वो इस प्रकार का ऐसा लहरा करके यदि चल रही होती है, तो उसकी बजाय नदियाँ क्या करती है, ये रास्ता अपना लेती है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये चाप झील के रूप में बदल जाता है। ये देखिए, ये यहाँ चाप झील दिखाई पड़ रही है, चाप झील। तो फिर इसके बाद है कौन समुद्री तरंगों की विशेषता है, ये सब जो है ये सब हमने करके रखा हुआ है। फिर ये देखिए कुछ तो ये देखिए तटीय मेहराब को देखिए इसमें दिखाया गया है। तटीय मेहराब है, यहाँ देखिए ये क्या कहते हैं इसको, क्या, छत्रक शिला, ये छत्रक शिला है, ये भी यहाँ पर भी छत्रक शिला दिखाया हुआ है, ये छत्रक शिला। तो फिर इसके बाद देखिए और छत्रक शिला, इसको यहाँ पर दिखाया गया। ये अलग अलग प्रकार की आकृति को इसमें दिखाया गया है। और आप जब और आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा स्टडी इसके बारे में करेंगे। ये देखिए ये यू आकार की घाटी का निर्माण, देखिए यू आकार की घाटी देख रहे हैं, ये हिमनद की वजह से ये यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है। ये लटकती घाटी कहेंगे, लटकती घाटी कैसे, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जिसे लटक रहा हो, इसके ऊपर पर जो है ये सभी लटके हुए रहते हैं, इसलिए लटकती घाटी। तो अलग अलग प्रकार के आकृति का निर्माण होता है। और फिर ये मिलान करने वाले दिए हुए हैं, छत्रक सेल किस प्रकार से बनते हैं, इसको उम्मीद है आप लोग ज़रूर करेंगे और आपको ज़रूर आनंद आया होगा। और आप खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, बस ईश्वर से यही दया है, दुआ है। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।